अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं दिल इम्तियाज़ और आप देख रहे हैं तख्ती ऑनलाइन। लर्निंग साइंस की इस किस्त में आज जो हम लर्निंग टेक्निक डिस्कस करने जा रहे हैं वो बहुत ज़्यादा नई टेक्निक है, जदीद टेक्निक है और बहुत ज़्यादा कम इस्तेमाल होती है। हमारी किताबों में उसका जिक्र नहीं है, इवन हमारे पढ़ाने के तरीक़ों में भी उसका जिक्र नहीं है। इस टेक्निक को इंटरलीव्ड लर्निंग कहते हैं, इंटरलीव्ड प्रैक्टिस कहते हैं। लेकिन इसे समझाने से पहले मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दूंगा कि हम किस रिसर्च के ज़रिए इस टेक्निक तक पहुँचें। तो सबसे पहले एक स्टडी का हवाला दूंगा जो कि बेसबॉल पर की गई, क्योंकि हमारे मुल्क में ज़्यादा क्रिकेट खेली जाती है और लोग क्रिकेट को ज़्यादा जानते हैं, इसलिए मैं क्रिकेट में इस स्टडी को लेके आऊँगा आपको समझाने के लिए। तो हम अज्यूम करते हैं कि एक बैट्समैन है जिसने 45 गेंदें खेलनी है, तो हम दो किस्म के ग्रुप्स बना देते हैं, ग्रुप ए और ग्रुप बी। ग्रुप ए के बैट्समैन को बताया जाता है कि उसको पहली 15 गेंदें शॉर्ट पिच आएंगी, यानी उससे बाउंसर्स आएंगे जो कि मुंह पर आएंगे और उसने खेलने। उससे अगली 15 गेंदें उसे यॉर्कर आएंगी, यानी उसके टखनों में बॉल लगेगी और उसे उसको खेलना है, अपनी विकेट को बचाना है। और उससे अगली 15 गेंदें सीम बॉलिंग होगी जो कि टिप्पा पड़ के या तो राइट साइड पर या लेफ्ट साइड पर सीम कर जाएगी और उसे उसने खेलना है। और इस तरीके से हम 15 गेंदें बताते रहते हैं और उसको पता और उसको खेलेगा। लेकिन बी ग्रुप में जो बैट्समैन है उसको नहीं बताया जाता कि उसको कौन सी गेंद आने वाली है। हालांकि उसे भी 15 गेंदें बाउंसर्स आएंगे, शॉर्ट पिच आएगी, 15 गेंदें यॉर्कर्स आएंगे और 15 ही सीम बॉल्स आएंगी। लेकिन उसे रैंडमली खिलाई जाएंगी, उसे मालूम नहीं होगा कि आने वाली गेंद कैसी होगी। दोनों को प्रैक्टिस करवाएगी और फिर उन्हें मैच खिलाएगा। जब साइंसदानों ने उनको मैच खिलाया और उनकी परफॉर्मेंस को मॉनिटर किया तो पता चला कि जिसने रैंडम बॉलिंग खेली थी उसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही, और जिसने गेंदों को 15-15-15 के सेट में खेला था और उसे पता था कि कौन सी गेंद आ रही है, उसकी परफॉर्मेंस मैच में अच्छी नहीं रही। फिर इसी स्टडी को लेकर और खेलों पर स्टडीज़ की गई। बेसबॉल पर मैंने आपको बताया, बास्केटबॉल पर स्टडी की गई जो कि मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ। और देखा गया कि जहाँ पर रैंडमनेस थी, जहाँ पे चीज़ों को मिक्स करके ट्रेनिंग की जाती थी, वहाँ पर लोग ज़्यादा लर्निंग करते थे। फिर हम बैडमिंटन की तरफ आते हैं, वहाँ पर भी ऐसे ही था। स्पोर्ट्स में इस बात को साबित कर दिया गया कि अगर आप सरप्राइज का एलिमेंट रखेंगे, चीज़ों को मिक्स करके लोगों को प्रैक्टिस करवाएंगे, नई नई चीज़ों की प्रैक्टिस करवाएंगे, और किसी भी बैट्समैन को या किसी प्लेयर को पता नहीं है कि किस सिनेरियो को उसको सामना करना पड़ेगा, उसकी लर्निंग ज़्यादा होगी। फिर कुछ साइंसदानों ने सोचा कि क्यों ना इसे एजुकेशन में भी इस्तेमाल किया जाए, इस टेक्निक को देखा जाए, जिसे इंटरलीव्ड प्रैक्टिस कहते हैं। और उसके लिए सबसे पहले जो बहुत अच्छी स्टडी, बड़ी स्टडी हुई, वो की डॉक्टर डग रॉरर ने, जो प्रोफेसर हैं डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी यूनिवर्सिटी ऑफ फ्लोरिडा में। और उन्होंने 7th क्लास का इंतखाब किया। 7th क्लास के उन्होंने 9 सेक्शंस दिए और उन 9 सेक्शंस को 3 महीने पढ़ाए। उनमें से कुछ सेक्शंस को रैंडमली पढ़ाया, कभी उन्हें ट्रिग्नोमेट्री शुरू करवा दी, कभी अरिथमेटिक करवा दिया, कभी उन्हें अलजबरा करवा दिया, लेकिन मिक्स करके पढ़ाया। जबकि दूसरे सेक्शन को ब्लॉक प्रैक्टिस करवाई, यानी एक दिन उन्होंने ट्रिग्नोमेट्री करवाई, अगले दिन उन्होंने उसे अलजबरा करवाया, अगले दिन उसे कोई और अरिथमेटिक करवाया। और फिर उसके बाद जब उनकी काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस करवाई तो उन्होंने टेस्ट लिए। टेस्ट उन्होंने 2 लिए। एक टेस्ट एक दिन के बाद लिया, जिसके रिजल्ट्स मैं आपको दिखा रहा हूँ कि जिन बच्चों ने इंटरलीव्ड प्रैक्टिस की थी, मिक्स कर करके उनको प्रैक्टिस करवाई गई थी, पढ़ाया गया था, उन्होंने 80% उनके टेस्ट के रिजल्ट्स आए। लेकिन जिन बच्चों को ब्लॉक प्रैक्टिस कराई गई थी, पहले अरिथमेटिक, फिर ट्रिग्नोमेट्री, फिर अलजबरा, उनके 64% मार्क्स आए। और फिर उसके बाद 1 महीने के बाद दोबारा उनके टेस्ट हुए, और जब 1 महीने के बाद दोबारा टेस्ट लिए गए तो जो बच्चों ने इंटरलीविंग का इस्तेमाल करते हुए प्रैक्टिस की थी, उनके 74% मार्क्स आए। लेकिन जिन बच्चों ने ब्लॉक स्टडी टेक्निक्स का इस्तेमाल किया था, उनके 42% मार्क्स आए। इससे ये भी पता चला कि जब हम चीज़ों को मिक्सअप करते हैं, इंटरलीव करते हैं, तो हमें चीज़ें अच्छी याद होती हैं, लेकिन ज़्यादा देर तक याद रहती हैं। मैं आपको इंटरलीविंग का सबसे अहम जो फ़ायदा है वो बताने जा रहा हूँ, लेकिन सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इंटरलीविंग होती क्या है। आपने अगर स्टडी करनी है तो हम अमूमन ये करते हैं कि ब्लॉक में पढ़ते हैं, पहले 2 घंटे फिजिक्स पढ़ेंगे, फिर 2 घंटे केमिस्ट्री पढ़ेंगे, फिर 2 घंटे मैथमेटिक्स पढ़ेंगे।
लेकिन इंटरलीव प्रैक्टिस ये कहती है कि आप चीज़ों को छोटे छोटे चंक्स में मिक्स करके पढ़ें। आप आधा घंटा फिजिक्स पढ़ें, आधा घंटा फिर केमिस्ट्री पढ़ें, आधा घंटा मैथमेटिक्स पढ़ें, फिर फिजिक्स पढ़ें, फिर और ये भी कर सकते हैं कि फिजिक्स के अगर आपने 3 चैप्टर्स पढ़ने तो आप उनको भी मिक्स करके पढ़ें। ज़रूरी नहीं कि पहले एक चैप्टर पूरा ख़त्म किया जाए फिर ही दूसरे चैप्टर पे जाना है। आप थोड़ी देर पहला चैप्टर पढ़ें, फिर दूसरा चैप्टर शुरू कर लें। पहला चैप्टर अभी ख़त्म नहीं हुआ, उसके बाद फिर तीसरा चैप्टर शुरू करें, फिर पहला चैप्टर पढ़ें। तो मैं आपको जो तस्वीरें दिखा रहा हूँ इससे आपको अंदाज़ा होगा कि हम ब्लॉक्स में नहीं पढ़ते, हम चीज़ों को मिक्स कर करके पढ़ते हैं। और साइंस ये कहती है, दिमागी साइंस ये कहती है कि हमें चीज़ें ज़्यादा अच्छे तरीके से आती हैं। और उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है, मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल से बताता हूँ कि सपोज मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, एक बच्चे से सवाल पूछता हूँ कि अगर एक बच्चा 100 फीट यहाँ से शुरू होकर इस तरफ को मूव करता है और फिर वो 100 फीट इस तरफ को चला जाता है, तो अब फाइनल डेस्टिनेशन जो कि ये जगह है, यहाँ से ओरिजिन तक उसका कितना फासला होगा? ये फासला कितना है? जब आप बच्चे से ऐसा रैंडम सवाल पूछेंगे तो जो सबसे पहले काम उसने करना है, उसने मेथड को सिलेक्ट करना है कि किस मेथड से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। उसने सोचना है कि क्या ये बायो का क्वेश्चन है, क्या केमिस्ट्री का है, क्या मैथमेटिक्स का है। ठीक है जी, मैथमेटिक्स का। अब मैथमेटिक्स में अरिथमेटिक का है, ये अलजबरा का क्वेश्चन है, ट्रिग्नोमेट्री का है। ट्रिग्नोमेट्री में किस चीज़ का क्वेश्चन है, कौन सी चीज़ यूज़ करनी है। अब उसे पता चलेगा ये तो ट्रायंगल है और राइट ट्रायंगल है, तो मुझे पाइथागोरस थ्योरम लगाना है, और फिर वो उससे कैलकुलेशंस करके रिजल्ट निकाल देगा। तो हम क्या करते हैं, हम बिल्कुल उल्टा पढ़ाते हैं। हम बच्चे को पहले पाइथागोरस थ्योरम का चैप्टर पढ़ाएंगे और उसको फिर 20-30 सवाल दे देंगे। अब उसने मेथड तो सिलेक्ट करना ही नहीं है, उसे तो आपने मेथड बता दिया कि पाइथागोरस थ्योरम लगाना है, और वो अगले 20 सवालों पर उसकी एप्लीकेशन लगाकर उसको सॉल्व कर देगा। तो जब ये बच्चे रियल एग्जाम्स में जाएंगे तो इन्हें प्रॉब्लम होगी, क्योंकि मेथड सिलेक्शन आपने नहीं इनको बताई। मेथड सिलेक्शन इसलिए भी ज़रूरी है कि जब साइंसदान काम करते हैं, मतलब मैं न्यूटन की बात करता हूँ, तो न्यूटन ने जब ग्रेविटी को बयान करना था तो न्यूटन के पास मेथड नहीं था। उसे पता था कि सेब ज़मीन पर गिरता है, चांद ज़मीन के गिर्द घूमता है, कॉमेट सूरज के गिर्द घूमते हैं, लेकिन उसके पास मेथड नहीं था। और सबसे पहले उसने मेथड बनाया, और वो मेथड आया हमारे सामने कैलकुलस की शक्ल में। उसने एक नई मैथमेटिक्स की ब्रांच बनाई जिससे रेट ऑफ चेंज यानी बदलती हुई चीज़ों को बयान किया जा सकता था, और फिर उसने ग्रेविटी के फॉर्मूले और ग्रेविटी के बारे में हमें बताया। साइंसदान पहले मेथड बनाते हैं, प्रॉब्लम देखते हैं, और फिर मेथड सिलेक्ट करते हैं, बनाते हैं कि कौन सा मेथड यूज़ करना है। लेकिन हम जब बच्चों को बुक्स पढ़ाते हैं तो हम उनको पहले मेथड बता देते हैं और फिर आगे एप्लीकेशंस दे देते हैं। तो इस वजह से जब आप बच्चे को मेथड बताते नहीं हैं, न्यूरोसाइंस ये कहती है, तो बच्चा जब मिक्स करके चीज़ें पढ़ता है तो वो अपनी जो लॉन्ग टर्म मेमोरी है उससे चीज़ें रिट्रीव करता है। मसलन आपने उसको एक जेनेटिक्स का सवाल दिया, अब उसके पास डेटा पड़ा है, उसने लॉन्ग टर्म मेमोरी में वो डेटा स्टोर किया था, वो निकाला और सॉल्व किया। उसके बाद फ़ौरन आपने ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन डाल दिया, अब फिर उसने लॉन्ग टर्म मेमोरी में वो डेटा स्टोर था, वो डेटा रिकॉल किया, रिट्रीव किया और उस क्वेश्चन को सॉल्व किया। अब आपने उसे हाइड्रोलिसिस का सवाल दे दिया, केमिस्ट्री का। लेकिन जब आप उसे ब्लॉक प्रैक्टिस करवाते हैं, मसलन आपने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ाया और 15 सवाल उसके पाइथागोरस के उसे दे दिए, तो जो उसका डेटा है वो उसकी शॉर्ट टर्म मेमोरी में रहता है, और वो वहीं से कैलकुलेशंस करके प्रोसेस करके आपको क्वेश्चन देता है। तो जो उसका डेटा है वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में नहीं जाता, और जब डेटा लॉन्ग टर्म मेमोरी में नहीं जाता तो आपके कनेक्शंस नहीं बनते, आपको चीज़ें याद नहीं होती। और जितनी मरतबा आप लॉन्ग टर्म मेमोरी को रिकॉल करेंगे तो आपके न्यूरॉन्स के ब्रेन के सेल्स ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे, आपको चीज़ें ज़्यादा अच्छे तरीके से आएगी, आपकी एफिशिएंसी बढ़ेगी। तो इंटरलीव्ड आपकी एफिशिएंसी बढ़ाती है, पढ़ाने का आपको गुर सिखाती है। आखिर में मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल से ये बात ज़्यादा वाज़ेह करना चाहूँगा कि अगर आप बच्चों को डिवीजन करवा रहे हैं तो आप प्रैक्टिस में उनको एडिशन और सब्ट्रैक्शन के सवाल भी दें, मल्टीप्लिकेशन के भी दें, अगर आप वो करवा चुके हैं। क्योंकि डिवीजन तो आप करवा रहे हैं, लेकिन उनको सरप्राइज का एलिमेंट दें, रैंडमनेस दें, और जब उन्हें मेथड सेलेक्ट करना पड़ेगा तो फिर आहिस्ता आहिस्ता आप देखेंगे कि उनकी एफिशिएंसी बढ़ती जाएगी, वो नई चीज़ों के लिए तैयार रहेंगे। और अगर आप बच्चों को टेस्ट दे रहे हैं तो उसमें मुख्तलिफ पिछले टॉपिक्स जो वो ज़रूर बीच में इस्तेमाल करें। बल्कि यहाँ तक कहा जाता है कि अगर आप टेस्ट दे रहे हैं तो उसमें बायो के क्वेश्चन भी डाल दें, मैथमेटिक्स के भी डाल दें, केमिस्ट्री के भी डाल दें।
बच्चों को इंटरलीव प्रैक्टिस करवाएं। और जितनी ज़्यादा इंटरलीव प्रैक्टिस होगी, मैंने सिर्फ आपको एक स्टडी का बताया, लेकिन बहुत सी ऐसी स्टडीज़ हैं जो बताती हैं कि जब आप चीज़ें मिक्स करके पढ़ते हैं तो आपको बहुत अच्छे तरीके से चीज़ें आती हैं और आपको अननोन हैंडलिंग बहुत अच्छे तरीके से आती है कि जब आपके पास रैंडम क्वेश्चन आते हैं तो आप बड़े अच्छे तरीके से उनको अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि इंटरलीव प्रैक्टिस और इंटरलीव स्टडी अब हम हर जगह पर इस्तेमाल करेंगे और आहिस्ता आहिस्ता हम इनको अडॉप्ट करना शुरू करेंगे। तख्ती ऑनलाइन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस इल्म को दूसरों तक पहुंचा दीजिए।